नमस्कार, जय धर्मे। आज सरना नवयुवक संघ के कार्यालय में फिल्म निर्माता माननीय निरंजन कुमार कुजूर जी उपस्थित हैं। ये फिल्म निर्माण के संबंध में बहुत सारा जानकारी हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि मुख्य काम इनका फिल्म निर्माण करना ही है और ये मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय को लेकर के ही फिल्म बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग उनका परिचय हम लोग जानना चाहेंगे कि निरंजन जी जोहार। हाँ, आप थोड़ा बताएं कि आप कहाँ रहते हैं और प्राथमिक विद्यालय में आपकी जो शिक्षा कहाँ से आरंभ हुई? जी, मैं तो फिलहाल अभी तो लोहरदगा में ही रहता हूँ। लोहरदगा में मेरा गांव नहीं, मतलब माँ बाबा वहीं पे घर बनाया, लेकिन ओरिजिनली हम बेड़ो हुटार से। अच्छा। मेरा गांव हुटार हुआ। अच्छा। और जहाँ तक कि पढ़ाई का सवाल है तो हमको मतलब अपर प्रेप से 10वीं तक हम यहाँ रांची में ही बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल में नामकुम में जो है वहाँ पर पढ़े। और उसके बाद +2 जो है वो मैंने DAV हेहल में किया। DAV हेहल से? अच्छा, वहाँ से DAV हेहल के बाद आप फिर कहाँ गए? फिर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था यहीं पे रांची में रह के, लेकिन उसके बाद फिर हमको समझ में आया कि शायद ये मुझे उतना रुचिकर नहीं लग रहा है। तो फिर मैं मास कॉम की पढ़ाई करने के लिए मैं मणिपाल चला गया। मणिपाल हो गया आपका कर्नाटक में है। हाँ, कर्नाटक। मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर मैंने मास कम्युनिकेशन किया। वो देश के नामी गिरामी, हाँ, बहुत नामी है। मास कम्युनिकेशन के लिए भी मतलब अच्छी रैंकिंग वाला कॉलेज था। तो वहाँ पर जा कर के हमने वहीं पर असल में टुवर्ड्स द एंड जो है हम लोग का सिनेमा की पढ़ाई चालू होती है। तो वहीं से फिर सिनेमा की शुरुआत मेरी वहाँ से होती है। तो सिनेमा में आपका मन लगा, मैंने ऐसा कुछ आपका क्या सोच था? हाँ, मतलब एक तो था कि एक था मेरा पेन था कि भाषा को लेकर के, क्योंकि मेरा एक जनरेशन था जो भाषा के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरे से जस्ट पहले वाला जनरेशन स्कूल जाना शुरू किया था और स्कूल में हिंदी में पढ़ाई होती थी। तो उनको जो दिक्कतें हुई, उनके जो नंबर कम आए, उसकी वजह से उनके ऊपर दबाव हो गया कि वो हिंदी में ही वार्तालाप करें, हिंदी सीखें ताकि पढ़ाई में अच्छा कर सके। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी वही किया। तो वो चला आया, तो फिर हम लोगों के साथ भी वही हुआ कि हम लोग हिंदी सीखें। हमारा जनरेशन खास करके उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ा कि कुड़ुक जो है उनके मेमोरी से गायब होने लग गया। तो हम जब वहाँ पे पढ़ रहे थे मणिपाल में, तो हमको लग रहा था कि वहाँ पे सारे देश भर से लोग थे। तो देश भर से सारे बच्चे थे, तो देश भर ही नहीं, विदेशों से भी बच्चे थे, विदेशों से भी थे। तो अपने जो सब अपनी अपनी मातृभाषा में घर में फ़ोन में वगैरह बात करते थे, या अपने क्षेत्र के लोगों से आपस में अपनी भाषा में बात करते थे। और मैं तो पूरे कॉलेज में इकलौता झारखंड से आदिवासी था। तो और घर में जब मैं फ़ोन में बात करता तो हिंदी में बात करता था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो कौन रहा था कि मातृभाषा तो मेरी भी है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है। तो वहाँ से फिर जो सिनेमा वगैरह जो वहाँ पे दिखाते थे या पढ़ाते थे जिनके बारे में, तो वो वर्ल्ड सिनेमा दिखा रहे थे। तो उसमें मुझे वो एक संभावना समझ में आई, लेकिन ये वाली चेतना बाद में आती है। सिनेमा के प्रति आकर्षण वहाँ पर चालू हुआ। तो वहाँ से जब मणिपाल से आए, हम यहाँ पर काम कर रहे थे, तब यहाँ पर हमको समझ में आया कि क्या स्थिति है, सिनेमा कितना ज़रूरी है। इतने सारे मुद्दे थे कि सिनेमा करना, मतलब सिनेमा ही मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो उसी पे मैं आगे बढ़ा। अच्छा। तो मास कॉम के बाद फिर आप सिनेमा की ओर, तो इसके लिए आप कोर्स किए होंगे आप? जी। तो हाँ, तो यहाँ पर मैं पहले श्री प्रकाश जी के साथ काम कर रहा था। अच्छा, श्री प्रकाश जी। तो वो श्री प्रकाश जी मतलब काम करते करते काफ़ी कुछ बेसिक्स तो समझ में आ रहा था,
लेकिन फिर मैंने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा और वहाँ पर अप्लाई किया। तो फिर मेरी जितनी भी यहाँ पे समझ बनी थी और मेरा जितना समझ स्ट्रांग होता जा रहा था कि क्यों सिनेमा हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है हमारे समाज को, तो वो सब वही इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछते थे तो उसी मतलब कन्विक्शन के साथ वो जवाब मिलता था, आता था। तो फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर मैं पढ़ा। 3 साल का कोर्स होता है और वहाँ पे अच्छा, डिग्री कोर्स है? डिग्री नहीं है, मतलब अभी डिग्री मिलना शुरू हुआ है। अच्छा, लेकिन बहुत लंबे समय तक FTI हो या SRFTI हो, ये दोनों मतलब भारत सरकार की एक ये संस्थान है, पर उसमें डिप्लोमा होता था। अच्छा, अभी 1-2 साल से डिग्री मिलना शुरू हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी तो आप तो सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट से आप कर रहे थे जी डिप्लोमा? जी जी जी। हाँ, तो अभी वो डिग्री दे रहा है, उस समय हाँ, डिग्री नहीं उस समय थी। डिग्री नहीं थी। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो आप फिल्म की ओर बहुत आकर्षण आपको मैंने दिखा, कुछ आपका सोच उधर था, जी। ऐसा लग रहा है। जी तो आप फिल्म के बारे में, सिनेमा के बारे में या कला के बारे में, हाँ। कला के क्षेत्र में झारखंड के आदिवासियों के सोच को, उनके विचार को किस रूप में आप देखते हैं? असल में और उसका यहाँ पर कितने जरूरत है कला का या हाँ, सिनेमा का जी जी। झारखंड में, झारखंड के आदिवासियों के लिए? तो मतलब पहले तो मैं यहीं रहता था, उसके बाद फिर बाहर गया पढ़ने वगैरह के लिए। तो पढ़ने के बाद फिर जब अभी वापस मतलब थोड़ा काम वगैरह भी किया बाहर में, उसके बाद फिर अभी वापस आ रहा हूँ। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये एक आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें जिसके जिसके लिए आर्ट या कला बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि उसके जीवन में वो रचा बसा हुआ है आर्ट कला, हर किसी के आर्ट में। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है आपके समाज में तो उसका वैल्यू अपने आप थोड़ा कम होने लगता है। तो धीरे जिस तरीके से दूसरे समाज के इन्फ्लुएंस में भी आकर के मतलब जो मेन स्ट्रीम है उनके इसमें इन्फ्लुएंस में आकर के भी लोगों ने अपना जो भी गाना बजाना ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अखड़ा चढ़ना ये सब छोड़ते जा रहे हैं, और नौकरी के पीछे बहुत भागना और सबके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना कि अगर पढ़ाई करना है तो अखड़ा चढ़ना बंद करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें फैमिलीज में चलने लगी। तो अभी जो हालत है उसी चीज़ का अभी स्वरूप आप देखोगे तो कला के क्षेत्र में मतलब कला को बहुत अच्छे तरीके से समझता नहीं है समाज की, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता है। कला को समझता है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझ रहा है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान है लोगों का, लेकिन ये आपको मतलब ये चीज़ हमारे समाज को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम बंगाल को की तरफ देखते हैं या केरला की तरफ देखते हैं या किसी भी राज्य की तरफ देखते हैं तो उस राज्य को या उस समाज को हम किस तरह से जानते या पहचानते हैं, वो उनके कला से। हमको जब बंगाल के बारे में सोचते हैं हमको रविंद्रनाथ टैगोर याद आते हैं, उनका साहित्य, उनका पोएट्री, उनकी पेंटिंग्स भी, जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब देख करके या पढ़ करके हमको वो समाज समझ में आता है। लेकिन हमारे समाज को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ वो जो फोक में जो लिखे हुए किताब मतलब चीज़ें थी फिक्शन में, वो ही हम समझ करके लोगों की मानसिकता को समझ पाते हैं। अभी तो ज़्यादातर फिक्शन राइटिंग बहुत कम हो रहा है हमारे समाज में। तो जो उसी तरीके से जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, तो उससे हम मैथिली समाज को, वहाँ के क्षेत्र को, दरभंगा, मधुबनी, ये सब एरियाज को हम समझ पाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे समाज के भी आर्ट को या हमारे समाज का जो सिनेमा होगा, जैसे मैं यहाँ पर बैठ करके फ्रांस का सिनेमा देख करके कैसे समझ पा रहा हूँ उनको, और उनके प्रति प्रेम मेरा मतलब मुझे प्रेम महसूस होता है। तो अगर हमारा सिनेमा भी बनेगा तो हमारा मतलब एक स्तर का, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, तो फिर बाहर के लोग हमारे प्रति प्रेम महसूस कर पाएंगे। अभी क्या है कि वो मतलब समाज ही उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, और जो लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको भी वो एक अलग नज़र से देख रहे हैं कि ये लोग पता नहीं, वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ
वो चीज़ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है समाज को कि आपके समाज का, सब कहते हैं ना कि सिनेमा या कोई भी आईना होता है समाज का, या आर्ट जो है वो आईना होता है समाज का। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो आईना ही नहीं, वो आपका चेहरा भी वही होता है। दूसरे समाज को, दूसरे लोगों के सामने आप दिखाओगे अपने आप को, तो चेहरा आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? आप अपना चेहरा तो नहीं दिखाओगे, आप अपना कला सामने रखोगे। तो ये जरूरी है। तो आपके विचार से ऐसा लग रहा है जी। कि जनजातीय समाज में जो ट्राइबल समाज झारखंड का है, वो लगभग अपना जो कला है, जो आखड़ा संस्कृति है, उसका गीत है, वाद्य यंत्र है, राग है, ये सबको एक तरह से अखड़ा के साथ साथ वो सारा चीज छूट रहा है। हाँ, छूट ही नहीं रहा है, वो उसको तिरस्कार की नज़र से देख रहा है, अच्छा नजरिया से नहीं देख रहा रहा है। है। तो ये एक तरफ से नेगेटिविटी आ गया है अपने जी, कला के बारे जी, में जी। यहाँ के लोगों में। जी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को माने क्या करना चाहिए? आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई यही हमारा पहचान हो सकता है, जी। और पूरी दुनिया में अगर ये हमारे कला के रूप में हमारा नृत्य संगीत संस्कृति रहेगी, तो हमारा पहचान एक तरह से दिखाई पड़ेगा दुनिया में। जी। तो ये आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच है। जी। तो हमारे लोगों को माने अब इस स्थिति में आ गए हैं, लोग तिरस्कार की नज़रिया से देख रहे हैं। तो इसको पॉजिटिविटी उसमें कैसे आ पाएगी, हाँ। या कैसे मेंटेन हो पाएगा? जी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, तो चूंकि मैं सिनेमा के क्षेत्र से आ रहा हूँ, तो मैं सिनेमा पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के। अभी मैं कुछ दिन पहले एक फिल्म फेस्टिवल में जूरी था, जो वहाँ पे ये जो झारखंड फिर उड़ीसा, बंगाल, ये जो छत्तीसगढ़, ये जो सेंट्रल इंडिया का जो क्षेत्र है, वहाँ से ज़्यादातर फिल्में आई थी। और उसके अलावा उसमें हिमाचल प्रदेश की फिल्म आई थी, फिर गुजरात की फिल्म आई थी, राजस्थान की फिल्म आई थी। इस तरीके से बहुत सारे आदिवासी समुदाय की फिल्में आई थी वहाँ पर ज़्यादातर फिल्में हमने, जो कि झारखंड राज्य में सिनेमा सबसे पहले जो है, आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उसका विस्तार संथाल समाज में हुआ है सिनेमा का। तो आदिवासी, मतलब उसको हम लेकर के चलते हैं, और जो नॉर्मली आदिवासी समाज में जो फिल्में बन रही हैं, उन सबको एक साथ आप देखेंगे तो आपको मतलब मौका भी मिला देखने का, तो कुछ चीज़ें बहुत मतलब ठीक नहीं उसमें नज़र आ रहा है। तो ये फिल्म मेकर जो हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि अपना समाज का वो पॉजिटिव इमेजेस, वो जो छवि है, जो इमेज है, वो सारी चीज़ों को उसमें लाए। अब देखिए कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं असल में, वो एकदम उनको लगता है कि सिनेमा है तो उसमें रेप का सीन डालेंगे या रेप का स्टोरी होगा तो ज़्यादा चलेगा, ये सोच करके वो हर फिल्म में, मैंने वो कमर्शियल हो गया पूरी तरह से। कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको कमर्शियली बेचने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेप ही दिखाएं। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में ये सब नहीं होता है, उस पर फिल्म नहीं बननी चाहती है, बननी नहीं चाहिए, ये बात भी नहीं है। लेकिन सोच का फ़र्क ये है कि आप किस लिए वो अप्रोच ले रहे हैं। आप क्या सच में उस पर कहानी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वो संजीदगी, वो सारी चीज़ें आपको लेकर के आनी होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मतलब सेलिंग पॉइंट बन जाए आपकी फिल्म का। तो इसलिए सारी फिल्मों में, मतलब मैंने कम से कम 5-6 फिल्में ऐसे देखी उस फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें सारी सब में हीरोइन का कुछ ना कुछ होगा, रेप जैसा ऐसा कुछ रेप होता है। दूसरा चीज़ इमेज आता है कि हर फिल्म में जो हीरो, जो लड़का है, अगर उसको बुरा दिखाना है तो मतवार रहेगा। मतलब ये क्या बात है कि दारू पी के, मतलब खाली दारू ही पीता है, वो कुछ नहीं करता है। कैरेक्टराइजेशन, हाँ, तो एक तरह से मैंने आदिवासियों का उस तरह से रूप दिखा रहा है। हाँ, एक कैरेक्टराइजेशन। और वो हमारे समाज के ही फिल्म मेकर्स हैं जो समझ में, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा दारू पीने को आप ऐसे नेगेटिवली पूरा कैसे देख सकते हैं, या पॉजिटिवली पूरा कैसे देख सकते हैं। एक तबका है जो पूरा पॉजिटिवली ही देख रहा है उसको, एक उसको पूरा नेगेटिव देख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें, अब हर चीज़ का एक ग्रे एरिया रहता है, हर चीज़ का कुछ, मतलब कुछ लोग जो हैं, मैं उनको भी जानता हूँ जो सेवन करते हैं उनका, और लेकिन बहुत अच्छा काम भी करते हैं। हाँ जी, जी। हाँ, और वो समाज के लिए एग्जाम्पल भी है बहुत।
अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से ऐसा देखने से लगता है कि सारी फिल्मों को देखोगे, ऐसा लगता है कि सारी महिलाओं का मतलब कोई दिक्कू देखेगा, बाहर से देखेगा, लगेगा कि सब महिलाओं का रेप हो रहा है और सारे आदिवासी पुरुष जो है वो मतवा रहे हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा, और वो गलत है ना, गलत है, बिल्कुल वो गलत, मतलब वो सही चित्रण ही नहीं है। जी जी है ही नहीं वो चीज। जी। और जो भी और घर के काम वगैरह दिखा रहे हैं, कर रही है महिला, तो सिर्फ झाड़ू ही मारती है। हाँ, और कुछ काम नहीं। मैं बोलता हूँ कि जो मतलब कि आप देखो ना आसपास, अपने आसपास महिलाओं को या पुरुषों को लाइफ में, उससे आप सिनेमा में लेकर तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। सब या तो कॉपी कर रहे हैं बॉलीवुड का, एक मतलब बहुत तो ये दुर्दशा हो रखी तो है। बहुत ही अच्छा सोच आपका है समाज के बारे में। और आप समाज का जो लेकिन अभी तक जो बदरूप दिखाया जा रहा है उसका सही रूप आप दिखाना चाहते हैं। जी। और हमको लगता है कि शायद इसी उद्देश्य से आप फिल्म का निर्माण आप करने लगे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। तो क्या आप जो सिनेमा वगैरह जो बनाए हैं अपने से, उसमें क्या इन्हीं बातों को आप शामिल किए हैं, विषय बनाए हैं? तो मेरा क्या रहता है कि मेरा नहीं, और ये सबका जो भी सेराल मुर्मू हैं, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जैसे रविराज हैं, हाँ, ये सारे लोग जितने लोग हैं वो उनका सारा मन में ये रहता है कि कैसे मतलब ये जो मतवार, दारू पीने वाला और ये मतलब शारीरिक शोषण वाला, ये बहुत ही बाहरी नज़रिया हमारे अंदर घुस गया है अपने बारे में, हमारा ही नज़रिया नहीं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम लोग आपस में, जैसे मेरे घर की महिलाएं या मेरे घर के लोग या आसपास के लोग या आप हैं, आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, तो एक हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो आप उसमें से चीज़ें उठा कर आप सिनेमा में लेकर के आइए, या आपकी लोक कहानियाँ हैं, या जो बिलीफ सिस्टम है, या जो भी मान्यताएं हैं, वो सब कुछ को लेकर के आप सिनेमा में अगर लेकर के आए, और हमारी सबकी यही कोशिश भी रहती है कि इस तरीके का सिनेमा हो जो हमारा एक चेहरा बने। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, लेकिन हर समाज तो ग्रे होता है ना, मतलब इंसान तो मतलब ऐसा नहीं रहता है कि पूरा अच्छा होता है या पूरा बुरा होता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होता है ना, कोई मतलब इंसान ना समाज। तो मिक्स करके वो कॉम्प्लेक्स नेचर जो है ह्यूमन बीइंग्स का, इंसान का, उस कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने का, उतना डेप्थ में जाकर के इंसानों को समझने का की ज़रूरत है। और ऐसा सिनेमा बनाओ जिसको लोग देख करके हमको बेहतर, हमारे समाज को, हमारे लोगों को बेहतर समझ पाए। तो अगल बगल के लोगों को देख करके सीखना चाहिए और उनमें से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो बॉलीवुड हॉलीवुड में या जो भ्रांतियाँ हमारे बारे में उसी से इंस्पिरेशन लें। जी। तो आपकी पहली फिल्म कौन थी आप जो बनाए ये सब? जी। तो पहली फिल्म कौन थी? पहली फिल्म पहाड़ा। अच्छा। तो यहीं के लोग उसमें भूमिका अदा किए हैं? जी। हाँ, तो हमको लगता है कि महादेव जी भी शायद उसमें। हाँ जी। तो पहाड़ा के बाद में, पहाड़ा का क्या उद्देश्य था बनाने का? पहाड़ा का जो आइडिया जो आया था मेरे मन में, वो मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, अभी तो रिटायर हो गए। तो जब हम बहुत छोटे थे, जो बच्चा है उसमें उसके उम्र के, तो हम लोग बस, मेरे मेमोरी में है कि माँ बाबा को इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुनते थे कि अरे वहाँ पर मेरे जो स्कूल है उसमें ये लोग आए, या कहीं पे भेंट हो गया, या फिर आर्मी आ गई। तो ये सब बातें सुनने को मिलती थी मुझे। तो मतलब उस टाइम पे तो मुझे उसकी मतलब क्या बोले, उसका जो गंभीरता है वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी फिर बड़े हुए और जब नक्सलवाद जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया, तब हमको समझ में उस चीज़ को, वो मेमोरी है मेरा, और उसमें हम मतलब उससे इंस्पायर होकर के वो फिल्म बनाए हैं। तो पहाड़ा को भी हमको लगता है कि बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोग अभी देख पाए हैं इसको।
तो क्या मतलब कि कितने लोग देखे होंगे अभी तक? मैं तो अभी जाकर के देखा नहीं हूँ अच्छा, YouTube में देखा नहीं। काउंटिंग। तो ये पहाड़ा के बाद फिर कौन सी फिल्म आप बनाए? पहाड़ा के बाद मैंने एक खैका टुम्पा बोल के एक फिल्म थी। अच्छा, हाइका टुम्पा। खैका टुम्पा ये डॉक्यूमेंट्री है। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि मेरे मेरे गांव से हुटार से जी। मेरे पिताजी का हमेशा ये बताते थे बाबा कि करीब करीब आधी आबादी यहाँ से पलायन करके कलकत्ता में शिफ्ट हो गई, अरे काम करने के लिए चले गए हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको ट्रेस करते करते मैं वहां तक पहुंचा। तो एक नगर बाजार बोल के एरिया है, आप पहुंचे वहाँ? हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे करम उरम शूट कर रहे थे एक बार, उसका फिर वो चीज है हुआ, तो वो ट्रेस करते करते नगर बाजार पहुंचे, तो वहाँ पे मेरे गांव के लोग सब वो पूरा झोपड़पट्टी में मिले। हाँ अच्छा, झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी में मिले। तो वो वही मतलब म्यूनसिपैलिटी के काम कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, उस तरीके का ही है। और फिर लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो एक बेहतर जीवन भी बना, मतलब बिल्डिंग खड़ा कर लिए कलकत्ता में। कुछ लोग बिल्डिंग भी बना दिए। हाँ, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसा उसको ट्रेस करते मेरे खुद के परिवार के लोग भी, चाचा का पूरा परिवार वहाँ पे कैसा रह रहा है और किस तरीके से उनका बंगालीकरण बांग्ला कल्चर में ढल जी, गए जी, सब जी। लोग, या अपना लिए, उसको हाँ, adopt कर मेरा लिए। ये भी उसमें ये था कि उस टाइम पे मैं उस तरीके से सोचता था कि ऐसा क्यों होता है कि जब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको बांग्ला सीखना होता है, और यहाँ पर वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ का पूरा यहाँ पे द्वितीय भाषा बांग्ला हो जाती है। हाँ, कुड़ुक भाषा गौन हो जाती है। गौन हो जाती है। कुड़ुक भाषा लोग सीखता नहीं है। हाँ, तो वो मेरा ये था। तो आप फिल्म में देखोगे, पूरा फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद पहाड़ा के बाद फिर क्या फिल्म बनाए? ये खैका खैका टुम्पा बनाए। खैका टुम्पा के बाद फिर मेरी अगली फिल्म एड़पा काना। एड़पा काना। एड़पा काना में आप भी तो थे। हाँ। अच्छा, एड़पा काना बनाए। तो एड़पा काना फिल्म बनाने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य एक तो उतने दिनों तक जो मैं फिल्में बना रहा था, जैसे जो 2 फिल्म बनाई मैंने, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरे समाज की तरफ ही उंगली उठा रहा हूँ, मतलब बाहर के समाज की, जो दीपू समाज है उसकी तरफ उंगली उठा रहा हूँ। तो हमको लगा कि नहीं, एज अ फिल्म मेकर हमको अपने अंदर भी देखना चाहिए, एज अ हमारे आदिवासी समाज में क्या चल रहा है, अंदर में कैसा चल रहा है। और वो उसी में ये कहानी मेरे दिमाग में आई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मेरे घर के आसपास अड़ोस, जैसे मैंने बताया कि आप देखिए चारों तरफ की क्या चीज़ें घट रही हैं, उसके ऊपर फिल्म बनाई। तो आसपास में ही ये थोड़ा ये कन्वर्शन वाला, शादी प्यार, ये सब को लेकर के वो बात हो रही थी और हुई थी उस तरह की चीज़ें। और भी मतलब सिर्फ एक केस ही नहीं हुआ था, बहुत सारे ऐसे आम, मतलब ये बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन इसको लेकर के कभी कोई आर्टिकल आता है न कोई कुछ आता था। तो मैंने सोचा इस पर एक फिल्म, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज भी बोल रहा है कि वो से हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को लेकर के वो डिबेट में इन्वॉल्व है, जबकि अपने घर में ही ऐसा चल रहा है। तो वही मैंने सोचा कि उसके ऊपर उसी हिसाब से मैंने, और हमारी अंदरूनी कहानी जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा हम दूसरे को ही कुछ बोलते रहे कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब है, या तुम्हारी वजह से। थोड़ा ऐसा इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूरी है, और अपने आप को भी, अपने समाज को देखना ज़रूरी है, अंदर से देखना। तो वो मेरा आइडिया रहा था वैसा सोच करके। तो एड़पा काना के बाद भी कुछ और फिल्म बनाई? एड़पा काना के बाद मैंने दीवी दुर्गा बोल के एक गाने पर एक ये बनाया था, दसई गीत है संथालियों का। तो दसई गीत पर आधारित एक फिल्म बनाया। दसई गीत में जो गाना है, जो मैं तो संथाली नहीं हूँ, तो मैं जिनसे रेफर करके वो गाने का चयन किया, वो सिंगर हैं, तो मतलब वो और उनकी वाइफ भी
दोनों सिंगर थे। तो उनसे मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब आर्य अनार्य का जब लड़ाई चल रहा था, ये उतना पुराना है मतलब गाना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि दो आदिवासी, दो संथाली लड़कियों का अबडक्शन हुआ था, किडनैप हुआ था। तो दिबी और दुर्गा दो लोग थे। जी। उसके बाद फिर जो उनको लेकर, उनको ढूंढने के लिए दो और लड़कियां गांव से बाहर निकली थी, आइनोम और काजोल। ये लोग बाहर गई थी उसको ढूंढने में। अब ये चारों लड़कियां आज तक घर वापस नहीं आई, तो उनको याद करते हुए समाज ये गाना गाता है। अच्छा अच्छा। तो इस गाने पर आधारित करके मैंने एक आदिवासी महिला, ये भी मतलब क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन का मेरे अंदर वो है कि हमको अपने अंदर चीज़ें देखनी है, तो आदिवासी महिला एक दिन में उनका क्या किस चक्र में फंसी हुई है, किस चक्र में है। क्योंकि मेरा ऐसा दिमाग में हमेशा चलता था कि मेरी माँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स या ये जो भी देश के पॉलिटिक्स या समाज, ये सब के बारे में कुछ बोलती क्यों नहीं है, कुछ समझती क्यों नहीं है, कुछ नहीं आता, ऐसा मुझे लगता था। पर बाद में मुझे समझ में आया कि माँ दिन भर काम करती है, एक बार भी नहीं रहता है कि वो बैठ करके कोई किताब पलट ले या बैठ करके कोई न्यूज़ देख ले, या तो उनकी दुनिया घर के अंदर ही, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स में लोगों का होता है, महिलाओं का, कि ये वो ऐसा बोल रहे ऐसा, तो आपस में लोगों को ज़्यादा जानते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पास समय नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों को देखें। लेकिन बाहर में मैं बाकी दूसरे महिलाओं को, मैं उनसे भी मिल रहा हूँ, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही हैं, वो समाज देश के कल्याण के बारे में बात कर रही है, बहुत कुछ ऐसी महिलाओं से मैं मिल रहा हूँ, इनका एक ओपिनियन है देश के प्रति, तो या समाज के प्रति ओपिनियन है। तो फिर वहाँ से मेरा एक इंस्पिरेशन आता है कि मैं मतलब उसी गाने के ऊपर मैंने जिसमें एक तरह से आप कह लीजिए उसमें दुख भी है, लेकिन एक तरीके से वीरता भी है कि वो महिलाएं खुद निकल करके ढूंढने जा रही हैं उसको, और मतलब दो लड़कियों को, ये तो इसमें वीरता भी है और उनका दुख भी है उनका वापस नहीं आने का। तो उसके ऊपर मैंने एक महिला का दिनचर्या पूरा दिखाया है कि सुबह उठते ही वो क्या करती है। तो उठ करके पानी लाने जाती है, बर्तन धोती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर वहाँ से लेकर के वो खेत में काम करती है, घर की लिपाई करती है, फिर खेत में काम करने जाती है, वहाँ से बोझा वोझा ढो करके घर लाती है, फिर वो जंगल जाती है, मतलब लकड़ी काटती है, छुरी उरी जो भी होता है वो सब उठा करके लेके आती है। वो बीमार है चाहे जो भी है, जैसे हम अपनी माँ को तो कभी बहुत लंबे समय तक हम बीमार हम देखे नहीं थे, तो हमको लगता था कि माँ के कोई सुपर वुमन है क्या, बीमार नहीं होती, लेकिन वो होती हैं महिलाएं बीमार, लेकिन वो कभी वो चीज़ दिखाती नहीं है। और लेकिन इस फिल्म में मैंने उसको बीमार होकर के थकते हुए दिखाया कि वो सब भी होता है, लेकिन फिर भी वो करती है। लास्ट में बच्चा, छोटा बच्चा आता है, वो रोने लगता है, वो एकदम थक के चूर हो गए, फिर वो उठती है कसमसा के उसको चुप कराने के लिए। तो जिम्मेदारी इतनी सारी हैं, तो वो मेरा मुख्य ये था। अच्छा निरंजन जी, अभी अखबार में या तो व्हाट्सएप वगैरह में हम देख रहे हैं कि आप लोग वही जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फिल्म पर आप लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। जी, उसमें जी, माने किस तरह का फिल्म को चर्चा में लाते हैं आप लोग? हाँ, तो हमारा मुख्य उद्देश्य वो जो फिल्म TRI, मतलब हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि TRI का ही आयोजन है वो, उन्होंने ही हमको अप्रोच किया था, उन्होंने ही हमको ये बोला था, और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि एक सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर सिनेमा लिटरेसी बोल करके कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत झारखंड में जैसे बंगाल पूरा सिनेमा लिटरेट है, आपका महाराष्ट्र सिनेमा लिटरेट है, आपका केरल सिनेमा लिटरेट है, तमिल तेलुगु सारे देश के सारे राज्य मैक्सिमम सिनेमा लिटरेट है। मतलब उसको लेकर लिटरेट मतलब सिनेमा पढ़ाई होती है सिनेमा की, अवेयरनेस में है और अवगत है उससे। और वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं, सीखते हैं,
उनके महान महान क्या सिनेमा के मैंने लीडर्स, सिनेमा का इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी वो लोग। जी। और मतलब उसका अध्ययन करके उसको फिल्म बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा लगा के इधर उधर कर दिया है, सब ऐसा नहीं होता। तो उस चीज़ की हम लोगों को मतलब स्टोरी टेलिंग का वो जो है वो किस तरीके से सिनेमा में हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जैसे एक साहित्य, अच्छा साहित्य लिखने के लिए आपको अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे अरिजीत सिंह का ही मैं एग्जांपल ले रहा था कि अभी इस बार उनको पद्मश्री मिल रहा है, तो वो उनकी फिल्में इतनी ज़्यादा क्यों चलती हैं, उनकी जो मतलब फिल्म ने उनके गीत इतने ज़्यादा क्यों चलते हैं, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत सीख करके वो अपनी एक आवाज़ में होता है। उसकी एक इंटरव्यू पढ़ी, उन्होंने अपने आवाज़ को गले में तोड़ा है, उसने बोला था। तो वो विचार कैसे आता है, आवाज़ तोड़ना, मतलब आवाज़ तो कोई ऐसे फिजिकल चीज़ नहीं है, तो उसको कैसे उन्होंने गले में ऐसे क्या उसने एडजस्टमेंट किया, तो ये सारे विचार कैसे आ रही है, तो वो सब लिटरेसी से आता है। जो उसको संगीत का लिटरेसी है, शास्त्रीय संगीत, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखा हुआ है। उसी तरह जितने भी फिल्मकार आप देख लो, देश में या विदेशों में, उन्होंने सिनेमा को बाकायदा पढ़ा है, अध्ययन किया है, एकदम शुरुआत से, जहाँ से सिनेमा की शुरुआत होती है, सिनेमा की जहाँ से शुरुआत होती है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, वो हवा में उसके चारों पैर रहते हैं कि नहीं, ये पता करने के लिए एक किसी ने 12 कैमरा लगा के शूट किया, तो 12 ठो फोटो खींचा तो एक ठो मिला हवा में। अब वो लैंप वाला होता था उस समय, ये प्रोजेक्टर, तो उस प्रोजेक्टर क्या लैंप में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था, ऐसे करके देखना होता। तो उसमें देखा कि जब उसको घुमा रहा है 12 ठो फोटो को, तो लग रहा है कि वो चल रहा है, तो वहाँ से सिनेमा का ये होता है। तो फिर वहाँ से हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा सिनेमा को। तो ये जो चीज़ है, शुरुआत से लेकर के कैसे वो सिनेमा डेवलप हुआ, वो उसका ज्ञान नहीं होगा, और अच्छा सिनेमा हम नहीं देख पाएंगे। जो अभी पूरे देश दुनिया में जिस तरीके का सिनेमा, जिस तरीके का वर्ल्ड व्यू, ये सब देख करके जिससे सिनेमा बनाते हैं लोग, उसका अवेलेबिलिटी इस राज्य में नहीं थी। तो ये TRI में जो हो रहा है अभी, उसमें वो सारी फिल्में उस तरीके से वर्ल्ड सिनेमा, विश्व भर की सिनेमा, तो उसमें उनको दिखाया जाता है, और एक चेतना वाली फिल्में दिखाई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, आपका मन भी एक दिशा में चले, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सिनेमा में बना दे। तो वो जिम्मेदारी के साथ सिनेमा बनाना, ये सारी चीज़ें उसमें उस तरह की फिल्में हम दिखाते हैं, और एक सिनेमा लिटरेसी तैयार करने की ये कोशिश है, जिसमें अभी यंग बहुत सारे फिल्म मेकर्स उसमें जुड़ गए हैं, आ रहे हैं, हर स्क्रीनिंग में आते हैं, और नहीं भी तो 60 लोग तो हमको लगता सिनेमा है हॉल कि भरा हुआ रहता है जितना बड़ा है उसमें। हमको लगता है कि इसका भी TRI में जो आप लोग इस तरह के फिल्म पर चर्चा रखे हैं, तो हमको लगता है कि उसका भी एक उद्देश्य यह होगा कि हमारे समाज के लोगों को भी इससे जागरूक करना चाहते हैं। जी। फिल्म से के संबंध में जी। जागरूक करना चाहते हैं, और ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि भाई आप फिल्म को समझिए अच्छी तरह से, कि फिल्म हमारा समाज का किस तरह से, साहित्य अगर दर्पण हो सकता है तो फिल्म भी समाज का दर्पण हो सकता है। तो नहीं है, दर्पण ही नहीं, वो तो दर्पण ऐसे देख रहे हैं आप, तब आपको दर्पण दिख रहा है, लेकिन बाहर के लोग जब आपको देख रहे हैं तब तो वो आपका चेहरा बन जाता है। जी। तो उसको आप चेहरा समझिए, वो दर्पण बोलने से फिर वो सेकेंडरी बन जाता है अचानक से, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बन जाता है, वो आपका चेहरा है असल में। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इसी भावना से और इसी रूप में समझने की जरूरत है सिनेमा को। और अगर कोई सिनेमा स्वयं सिनेमा बनाते हैं तो इनका उद्देश्य हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि भाई क्या सोच करके सिनेमा ही बनाना चाहते हैं, और समाज में और लोग भी सिनेमा के क्षेत्र में आएंगे तो उनको भी किस तरह का सिनेमा का निर्माण करना चाहिए, ये बताना चाहते हैं निरंजन जी, और इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास इनका है। एक बात आप बताएं कि हम लोग अखबार वगैरह में देखे हैं कि आपके द्वारा जो बनाई गई सिनेमा है
उस पर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड सब भी मिला जी, है जी, आपको। जी। तो कौन कौन सा और कहाँ कहाँ से अवार्ड सब मिला आपको, थोड़ा सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाली फिल्म तो एड़पाकाना ही है, जिसमें एड़पाकाना। आप हैं। अच्छा। तो उसको सबसे पहले पहले तो मैं, क्योंकि फिल्म मेकर कभी भी अवार्ड्स के सोच करके फिल्म नहीं बनाता। जी जी। वो जिस दिन वो बनाएगा उस दिन वो अपने आप को मार डालेगा, वो ऐसा मतलब उसका सिनेमा फिर बनेगा नहीं। तो जी हमको नहीं पता था कि हम तो बना रहे थे अपना जो भी जी जी जी। उद्देश्य लेकर के, नहीं जैसा भी हम जैसा सोच था उस हिसाब से बनाए, ऑनेस्टली, पूरे ऑनेस्टी के साथ। अब वहाँ पर केरल में दिखाई गई थी फिल्म सबसे जी। पहले वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पर स्पेशल जूरी मेंशन का अवार्ड मिला था। जी जी। और उसके बाद फिर केरल के बाद उसका चयन हुआ था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, मुंबई इंटरनेशनल जी, फिल्म फेस्टिवल। जी जी जी। अच्छा जो अच्छा। जो फिल्म्स डिवीजन जो भारत सरकार का है उसका, अच्छा, वो जो अच्छा। केरल वाला जो है वो केरल सरकार का था। अच्छा। ये भारत सरकार का भारत फिल्म्स सरकार का डिवीजन था। है, ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मिला हम लोगों को ये क्या बोलते हैं, IDPA अवार्ड बोल के एक होता है। उसमें उसमें है कि अच्छा सम्मान राशि वगैरह भी होता है। अच्छा अच्छा। तो राशि भी रहता जी है। जी। तो वहाँ पर वो मिला, और उसके बाद फिर उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। जी जी। तो फिल्म का जो ध्वनि है, जो सुनाई कैसा दे रहा है, उसका साउंड डिज़ाइन जो करते हैं, उसको लेकर के मतलब उस क्षेत्र में उस फिल्म को बेस्ट ऑडियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला राष्ट्रपति से। अरे वाह, तो बहुत अच्छा, वो है। बहुत बड़ी बात। हाँ, और दो चीज़ है, जो पहाड़ा और एड़पाकाना एक ही चीज़ है। पहाड़ा और एड़पाकाना ये दो फिल्में हैं पूरे देश, पूरे राज्य से जो दोनों कुड़ुक में हैं। वो दो ही फिल्में हैं जो देश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का है, गोवा में होता है। वहाँ पर उसको एक इंडियन पैनोरामा, हर साल देश भर से कुछ 21-22 ऐसे कुछ फिल्में चुनी जाती हैं आर्काइवल के लिए, सरकार रखती है अपने पास, और उसको विदेशों में दिखाती है। वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेसी, ये सब में उसका यूज़ होता है, और समाज को समझने का, और उस देश भर की उस साल की सबसे 21 सबसे अच्छी फिल्मों को वो ये बनाते हैं पूरे देश भर की, उस साल भर की। तो उसमें ये दोनों फिल्में, एड़पाकाना और पहाड़ा, दोनों सेलेक्ट हुए। अरे वाह, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो ऐसा हुआ, और वो हम सब के लिए गौरव है, पूरे राज्य के लिए ही। हाँ, बहुत बड़ी बात है, पूरे राज्य के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा अभी भी नहीं हुआ है, मतलब कभी नहीं हुआ था वो। और दोनों झारखंड से जो दो फिल्में गई है, वो ये श्रेय आपको जाता है। कुड़ुक की फिल्में हैं। कुड़ुक की दोनों फिल्म जी। बहुत अच्छी बात है। आज तक नहीं गई कोई सिनेमा, कोई फिल्म नहीं गई, अभी तक नहीं गई है, और ये एड़पाकाना और पहाड़ा चली जी, गई, जी। ये बहुत बड़ी बात है। जी तो हमारे लोगों को तो मतलब खुश होना चाहिए। जी जी जी। जी। और आपको बधाई देना चाहिए। जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो और मैंने अभी ये जो आप बता रहे हैं तो पूरा सिनेमा पर ही आधारित है। तो हमारे देखने वाले लोग, फिल्म को समझने वाले लोग हैं, या कुछ लोग निर्माण करने के लिए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं लोग, वैसे लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? हाँ, संदेश जो है, एक तो है कि जैसे फिल्म, पहला आपने बोला कि जो सिनेमा देखने वाले लोग हैं उनको जो है कि एक तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको आप जब देखने वाले दर्शकों को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फिल्में देख रहे हैं जिसमें आदिवासी का चित्रण है, जी, जी। तो एक आदिवासी को किस तरीके से दिखाया जा रहा है उसके प्रति आप सजग हो जाएं कि वो पॉजिटिव इमेज है कि नेगेटिव इमेज है, क्या आपको दया दृष्टि से दिखाया जा रहा है या आपको उग्र रूप से दिखाया जा रहा है। दया मतलब आपको बेचारा टाइप से दिखाया जा रहा है, या आपके उग्रता को ही हाईलाइट कर रहा है। कि जब होता है ना भाई, जी, जी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बिल्ली को भी आप
कोना में ऐसे ढकेलिएगा, ये कीजिएगा तो आपको पंजा मारेगी। जी तो इंसान भी पंजा मारेगा आपको, आप मतलब टेंशन में आप उसको डालिएगा जी जी तो उसके बाद आप बोलिएगा कि भाई उग्र उग्र है, उससे थोड़ी बिल्ली को तो आप नहीं कैरेक्टराइज कर रहे हैं, तो हमको क्यों कर रहे हैं कैरेक्टराइज उग्र जी। उग्र ये करके? हाँ, उग्र रूप में क्या दिखा रहा है? क्यों ये कर रहे हैं? हमेशा मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम लोग एक रिबेल सोसाइटी, आदिवासी बदला सोसाइटी, लेने का। रिबेल सोसाइटी। रिबेल मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, विद्रोही सोसाइटी। ये समझ करके रखा हुआ है और वैसे ही फिल्में बना रहे हैं। या फिर एक दिखा रहे हैं कि इतना बेचारा गरीब, उसको कोई आकर के सिविलाइज कर रहा है, या उसके पास खाने पीने का जगह नहीं है, या कुछ मतलब उनका सोच को ना समझते हुए, उनके कल्चर को ना समझते हुए आप मतलब उसको फिल्म में दिखा रहा है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए। और एक रिसेंटली एक फिल्म आई थी जोराम बोल के, तो उसमें क्या हुआ था कि उसको कहानी को उन्होंने बेस किया झारखंड में, और आदिवासी दिखाने के नाम पर उन्होंने दिखाया पूरा वेशभूषा वगैरह सब कुछ डोंगरिया कौन। अच्छा, डोंगरिया कौन तो उड़ीसा का नियमगिरी, तो वो उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि पूरे देश विदेश में आदिवासी का चेहरा बने वो लोग, क्योंकि उनका जो भी आंदोलन रहा वेदांता के साथ, तो इसलिए वैसा हुआ। तो डायरेक्टर ने उसी चीज को भुनाने की कोशिश कर दिया। अब वो झारखंड का स्टोरी, अब नाम है उसका, हीरो का जो नाम है उसका नाम है दसरू करकट्टा। दसरू क्रिकेट। हाँ, तो वो उरांव हो सकता है, खड़िया हो सकता है, मुंडा हो सकता है, तीनों में से किसी का भी वैसा परिधान नहीं। पूरा डोंगरिया कुंड वाला उन्होंने ये किया है। दूसरा चीज़ ये है कि भाषा उषा आप देखिएगा तो हर सादरी बुलवाने का कोशिश कर रहे हैं लोगों से। अब उनको बाहर वालों को लगता है कि आदिवासी लोगों का भाषा सिर्फ सादरी ही बोलते हैं वो लोग, तो अक्वायर्ड लैंग्वेज है ना। जी जी। ओरिजिनल लैंग्वेज तो आपके तो थोड़ा सा उसमें, अगर वो उरांव समाज से हैं तो वो कुड़ुक बोल सकते हैं, या अगर वो क्या बोलते हैं आपका मुंडा समाज से हैं तो थोड़ा सा मुंडारी बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो अगर मेंशन थोड़ा सा बोल देते, एक दो डायलॉग की एक लाइन भी बोल देते तो एक सम्मान मिल जाता है भाषा को। बिल्कुल। तो वहाँ उसकी सादरी बुलाने की कोशिश कर रही है तो कर रहे हैं, तो कुछ लोग भोजपुरी टाइप का बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ। तो ये सब को लेकर के सजग रहना चाहिए। और किसको आप ग्रास्प कर रहे हैं, इसमें आपको बेचारा जैसा अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है उसको देख करके, तो उसको लेकर के बोलें। यंग जनरेशन को खास करके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर जो एक्स कहलाता है अभी, उसमें एक्टिव हैं, तो वो लोग उस पर जितना बोलें उतना मतलब फिल्म बनाने वालों को, बाहर के लोगों को और मतलब अंदर के लोगों को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और वो बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में वो बात जाएगी। और जहाँ तक यंग फिल्म मेकर्स जो लोग यहाँ इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको जो चीज़ मैंने उनको बताया, ये सारी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए कि कहीं आप ऐसा चित्रण तो नहीं करेंगे। आपका जो सोच है वो किस सोच पर, आपका जो सोच है वो क्या ओरिजिनली आपका सोच है कि नहीं, कि आपका आपके ऊपर आपको किसी को बता दिया कि आदिवासी लोग मतवार होता है सब लोग। अब बाहर से लोग आए, हमारे पर्व त्योहार में हम लोगों को दिखा, अब बोला कि ये लोग ऐसे ही करता है। अब मैं तो 10 साल मतलब बहुत लंबा जीवन में बाहर बिताया, मतलब देश मतलब दूसरे स्टेट्स में, कर्नाटक में रहा, फिर यहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा। तो मद्यपान तो सभी कर रहे हैं, जी जी, सभी कर रहे हैं और इतना ज्यादा कर रहे हैं। अब मोदी को समाज का तो पूरा टैक्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है उस पर। लेकर के। हाँ, बहुत ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है सरकार को। जी। तो अगर वैसा है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आदिवासी समाज पी रहा है, हम लोग नहीं पी रहे हैं? डिफरेंस यही है कि वो लोग चार दीवारी के अंदर पी रहे हैं, बार होता है, बार के अंदर पी रहे हैं, इसीलिए घर के अंदर यहाँ लोग कहते हैं कि, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सब कुछ ओपन है, पूजा पाठ से लेकर हर चीज ओपन कल्चर है, कॉन्क्रीट कल्चर नहीं है, तो लोग यही उनको दिखता है वो सामने,
उसके लिए तो रोड किनारे पेड़ का छांव भी धरे है, तो वहाँ सो रहा है, तो वो परसेप्शन है। तो ऐसा लेकिन रोड किनारे पेड़ के नीचे सो रहे हैं, हाँ। ये एक अच्छी बात है, वो हाँ, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात लेकिन है। उसको नेगेटिव रूप में नेगेटिव, दिखा रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। तो ये हाँ, गलत बात हाँ, है। हाँ। तो वो अभी पॉजिटिव नेगेटिव असल में हमको नहीं जज करना चाहिए, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो हम हमेशा अपने पुरुषों को यही चित्रण में दिखा रहे हैं, अगर नेगेटिव दिखाना है तो मतवारे है, और कोई मतलब एक तो नहीं पीने वाला लोग भी तो बुरा हो सकता है ना। जी जी जी। होता ही है। इनफैक्ट जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग ज्यादा बदमाश होते हैं, वैसा भी देखा गया है। जी, मतलब जी। कुछ लोग जैसे बोलते भी है वो सब। तो उस तरीके से आप देखिए ना, कैरेक्टराइजेशन देखिए, कैरेक्टर देखिए कि लोगों का कैरेक्टर ट्रेट क्या है, कैसे किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं। लोग दूसरे को क्षति कब पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ऐसे एंजाइटी रहता है, साइकोलॉजिकली उनको एंजाइटी महसूस करते हैं, उनको डर भय, जब हम उनको लगता है कि अरे वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, या जो भी रिसोर्सेज है वो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, तब वो एक दूसरे पर आघात करता है। तो इस तरीके से आप इंसानों का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप बिठाया गया है आदिवासियों को लेकर के, सिर्फ वही मतलब वही आप दिखाते रहे हैं। गरीब लाचार, हाँ पैसा के लिए जैसे परेशान हो रहा है। अरे इतना सारा हम लोगों का मतलब अगर सोसाइटी इतना कमजोर रहता तो कैसे इतना साल सरवाइव किया हम, और आप यहाँ बैठ करके इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव होता है? हजारों साल लाखों सालों से यहाँ पे है ना। जी। तो वो इंटेलिजेंट समाज की निशानी है, तो वो इंटेलिजेंस को आप एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे? तो आपको करना चाहिए वो इंटेलिजेंस, क्योंकि वो हम लोग का फूड सिक्योरिटी इतना है, जो छटका होता है, जो घर में जो धान रखने वाले को घर के बीचों बीच रखा जाता है, तो बीचों बीच तो सोचने वाले के दिमाग में उसको इतना प्रायोरिटी लेवल इतना स्ट्रांग उसको रखा हुआ है कि उसका सुरक्षा के भाव से भी और टेम्परेचर के भाव से भी उसको धान बेचने का कल्चर नहीं था। अभी बेच रहे हैं लोग, लेकिन बेचने का कल्चर। तो ये सब जो बुद्धि है फूड सिक्योरिटी का, अभी हम किसी गांव में जाकर के किसी भी घर में घुस करके एक थरिया भात मांगने में तुरंत बिल खिला देगा, लेकिन यहाँ पे आप मांग करके देखिए, दूसरा देगा नहीं। यहाँ पे रांची में मांग करके देखिए, नहीं होती। ये फूड सिक्योरिटी पे आप मतलब आप समझो ना कि कितना समृद्ध, मतलब उनको ट्रिक्स पता है सर्वाइवल का। तो वो सब आपको समझना चाहिए, वो सब देखना चाहिए कि समाज में क्या क्या रीति रिवाज है, जिससे बहुत इंटेलिजेंटली प्लेस्ड है समाज में, जो कि इवॉल्व करते करते समाज ने अपने आप में बनाया है कि सब कुछ बांट बांट के खाएंगे ये सब। तो वो सब चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो भी बाहर का समाज आपके ऊपर थोप रहा है। अब तो बहुत सारी चीज़ें घुस गई हैं, जैसे ही पैसा घुसा है समाज में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोले कंपटीशन बढ़ गया। पहले कंपटीशन भी नहीं करता था समाज। तो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें बाहर से आ रही हैं और क्या हमारा अपना है। ऑथेंटिक जो है उसको ही आप फोकस कीजिए, उसी को सामने लाइए, ताकि हमारा समाज वो चीज़ें भूले ना, और वही ऑथेंटिक चीज़ ही हमारा चेहरा बने। तो बहुत ही गुड़ बात फिल्म को लेकर समाज को जोड़ते हुए जी आप जो चर्चा कर रहे हैं, और इससे आपका विचार सुनने के बाद एकदम बिल्कुल लगता है कि जो सिनेमा आप जो बनाएंगे वो बिल्कुल समाज उसको बहुत अच्छी तरह से भांति भांति समझ पाएगा और समाज को इससे बहुत लाभ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरह का सोच रखने वाला समाज में आदमी कम ही दिखाई पड़ता है। तो हम मैंने हमारे नज़र में आप समाज के लिए एक मैंने क्रीम फिल्म मेकर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए, समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत महत्व रखने वाली बात है। इतनी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी सोच को आप लोगों को आप बतला रहे हैं। तो यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी बात बतलाने के लिए आपको पूरे सरना नवयुवक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्म।